मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। अपने शौहर की मुंतजिर थी। लेकिन शौहर के बजाय मेरी दोनों नंदे मेरे कमरे में आईं और आते ही उन्होंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। ननंदों की इस हरकत पर एक लम्हे के लिए शॉक्ड रह गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी बड़ी ननंद मेरे नजदीक आकर बैठी और मेरे गले में पहने जेवर पर हाथ फेरते हुए गौर से मेरे चेहरे को देखने लगी। यह उतार के मुझे दे दे। उसने इतने सख्त अंदाज में मुझसे वह जेवर मांगे कि मैं हैरान रह गई। मगर क्यों? मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे गले में पहना हुआ सेट क्यों मांग रही थी। मेरे इस सवाल पर उसकी आंखें फैल गई। अभी आपको इस घर में आए घंटा नहीं हुआ और आप हमसे सवाल करेंगी? यह जेवर आपका नहीं, मेरा है। उतारें और मेरे हवाले करें। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने आहिस्तगी से जेवर उतार के बड़ी नंद को दे दिया तो छोटी नंद चूड़ियों पे हाथ मारने लगी। कहने लगी, यह भी उतारो। मैंने गुस्से के आलम में वो चूड़ियां उतार के उसके हवाले कर दी, जो सोने की नहीं थी बल्कि आर्टिफिशियल थी। वह दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराई। कहने लगी, अब जल्दी से घूंघट उतारे और यह लिबास भी हमारे हवाले करें। यह सुनना था कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। ना मेरा शौहर कमरे में आया था, ना मैंने उसे अपनी जेबो जीनत दिखाई थी, और वो लोग मुझसे जेवर लेने के बाद अब लिबास भी मांग रहे थे। यह क्या बदतमीजी है? मुझसे रहा नहीं गया तो मैं गुस्से से बोल पड़ी। लेकिन आगे से मेरी नंद ने जो जवाब दिया वह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बस अपनी जगह साकत रह गई, क्योंकि मैंने जिस घर में आँख खोली वहाँ मेरे अलावा मेरा एक बड़ा भाई था जो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था और मुझे बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह रखता था। मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करना, मेरा ख्याल रखना, मेरे मुंह से निकली हर बात के लिए अम्मा अब्बा से लड़ जाना मेरे बड़े भाई का काम था। मैं अपने माँ बाप से कहीं ज्यादा अपने बड़े भाई से अटैच थी। मैंने सारी जिंदगी अपने बड़े भाई के साथ बहुत अच्छी गुजारी थी। धीरे धीरे हम दोनों बड़े होते गए और भाई की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। उस नौकरी के बाद तो मेरे और भी वारे न्यायारे हो गए, क्योंकि अब भाई को मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब्बा की कमाई का सहारा नहीं लेना पड़ता था। मैं जो भी कहती थी भाई फौरन मान जाता था। मेरा घूमना फिरना, खाना पीना, मेरे अच्छे कीमती कपड़े, सब कुछ भाई की जिम्मेदारी हो गई। और फिर हमारे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए तो भाई ही मेरा इकलौता सहारा रह गया। भाई के बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल नामुकम्मल सी थी। और खासकर अब्बा के जाने के बाद जिस तरह से भाई ने सारे घर को, मुझे और अम्मा को संभाला था, हम भाई पर पूरी तरह जान न्यौछावर करते थे। कुछ अरसे के बाद भाई की नौकरी और भी अच्छी हुई तो अम्मा ने भाई की शादी का फैसला किया। शुरू में तो मैं बहुत खुश थी कि भाई की शादी होगी, खूब हंगामा करेंगे, घर में भाभी आएगी। लेकिन जब भाई ने अपनी पसंद बताई उस रोज पहली बार मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कोई हैसियत ना हो, क्योंकि आज से पहले भाई ने कभी मुझे अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया था। उस दिन मैं पहली बार भाई से खफा हुई और कहा कि अगर आप जरीना बाजी को पसंद करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया। जरीना हमारी खाला की बेटी थी, बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। उसका हमारे घर आना जाना भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह भाई के दिल में कोई खास जगह रखती है। जब मैंने भाई से शिकवा किया तो वह मुस्कुरा दिए। कहने लगे कि मुझे मालूम नहीं था कि जरीना कभी मेरी हो सकेगी या नहीं, क्योंकि तुम तो जानती हो कि हमारे हालात कैसे थे। नौकरी भी मुझे काफी अरसे के बाद मिली। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि अब नौकरी इतनी अच्छी हो गई कि मैं जरीना के घर रिश्ता भेजने के काबिल हो गया। अगर ऐसा न होता तो खामखा उसकी बदनामी होती, इसीलिए मैंने कभी उसका नाम अपनी जुबान पर न आने दिया। अब तुम अम्मा को राजी करो और जरीना के घर मेरा रिश्ता ले जाओ। भाई ने बहुत मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखते जरीना के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और ना जाने क्यों मेरे दिल में एक आग सी सुलग उठी थी। क्या भाई की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की भी थी जो मुझसे ज्यादा अहम थी? भाई के सामने तो मैं मुस्कुरा के रह गई, लेकिन जब अम्मा से बात करने का वक्त आया और भाई बार बार इसरार करने लगे कि शबाना तुम किसी भी तरह अम्मा को मना लेना, तो मैंने अम्मा से बात करने रात को उनके कमरे में पहुंच गई। अम्मा सोने के लिए लेट गई थी। मैं अम्मा के करीब ही बैठ गई। अम्मा, आपको पता है जवार भाई जरीना को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं।
मैंने बिल्कुल आम से लहजे में यह बात कही थी। ना कोई एक्साइटमेंट थी ना ही कोई खुशी। जब से मैंने जरीना का नाम सुना था तब से भाई की शादी के सारे अरमान ही निकल गए थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि जरीना खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और हर कोई ही उस पे जान नछावर करता था। कभी कभार तो मुझे जरीना की खूबसूरती से भी जलन महसूस होती थी, और अब उसे भाभी बना लेना तो अपने सर पर मुसल्लत करने जैसा था। अम्मा जो सोने के लिए लेट गई थी मेरी बात सुन के एकदम से उठ बैठी, कहने लगी, देखो बेटा, जवार मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके लिए जरीना जैसी लड़की को बहू नहीं बना सकती। तुम्हें भी मालूम है कि जरीना कितनी खूबसूरत है, और सबसे बढ़कर यह कि जवार उससे मोहब्बत करता है। ऐसा ना हो कि वह आकर ज्वार को हमसे दूर कर दे या हमारे सर पर चढ़ के बैठ जाए। इसलिए मैं ज्वार की शादी किसी अपनी पसंद की लड़की से करूंगी जो ना देखने में ज्यादा खूबसूरत होगी और ना ही किसी अच्छे घराने की होगी। गरीब लड़की को लाऊंगी तो वह हमेशा हमारे कदमों तले ही दबके रहेगी। अम्मा ने मुझे सख्ती से यह बात समझाई थी कि मुझे जवार भाई को मना करना होगा। दिल से तो मैं भी यही चाहती थी कि जरीना हमारे घर की बहू ना बने और भाई की जिंदगी में शामिल ना हो, लेकिन भाई की खातिर मैं अम्मा से बात करने चली आई थी। अब अम्मा की बात सुनके तो मेरे दिल में गुल खिल उठे। मेरा वो भाई जिसने सारी जिंदगी मेरी ख्वाहिशात को पूरा किया, मैं उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रही, क्योंकि मेरा दिल राजी नहीं था। मैंने अम्मा की बात सुनकर मुस्कुरा के कहा, अम्मा तो भाई को यही समझा रही थी कि जरीना बाजी कोई इतनी खास भी नहीं है, और फिर उनके तो मिजाज भी नहीं मिलते। इतनी तो नखरे वाली है, उन्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन भाई के कहने पर आपसे बात करने चली आई थी। अब आप फिक्र ना करें, मैं किसी ना किसी तरह भाई को समझा लूंगी। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगी, देखो बेटा, बहू तो मैं अपनी मर्जी की ही लाऊंगी जो सारी जिंदगी तुम्हारी और मेरी खिदमत करेगी। अगर जरीना को बहू बनाया तो मेरी बड़ी बहन भी हमारे घर की हर बात में मुदाखिलत करेगी और हम अपने ही घर से हाथ धो बैठेंगे। अम्मा की बात में बड़ा वजन था, क्योंकि बड़ी खाला का पूरे खानदान में एक तरह था। इसीलिए मैंने सर हाँ में हिलाया और वापस कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में भाई बड़ी बेसब्री से टहलते हुए मेरे मुंतजिर थे। मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया। बताओ शबाना, अम्मा मान गई है ना? तुम लोग जरीना के घर रिश्ता ले जा रहे हो कल? उनकी बेताबी देखकर दिल ही दिल में हंस पड़ी, और फिर मुंह पर दुख के तासुरात लाते हुए कहा, नहीं भाई, अम्मा नहीं मानी। दरअसल जरीना बाजी की पहले से ही कहीं रिश्ते की बात चल रही है। बड़ी खाला ने अम्मा को यह बात बता रखी है। शायद जरीना बाजी को नहीं पता, इसलिए उन्होंने आपको नहीं बताया होगा। और दूसरी बात यह है कि वह खानदान की लड़की नहीं लाना चाहती, वरना बाद में बहुत फसाद होते हैं। अम्मा ने आपके लिए अपनी दोस्त की बेटी को पसंद कर रखा है। मेरी बात सुनकर जवार भाई के चेहरे का रंग ही उतर गया। वो कहने लगे, मैं जरीना को पसंद करता हूँ। अम्मा से कहो कि बड़ी खाला से बात करें। अब तो मेरी नौकरी भी अच्छी है और मैं जरीना का बहुत ख्याल भी रखूंगा। अगर तुम कहोगी तो अम्मा मान जाएंगी। मैंने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, भाई आप जरीना को नहीं जानते। मैंने आज तक आपको कभी यह बात नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा था कि आपका इस बात से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जरीना का गैर मर्दों के साथ बड़ा चक्कर चलता रहता है, खासकर गली मोहल्ले के लड़कों के साथ तो वह हमेशा ही जबरदस्ती फ्री होती रहती है। कितनी ही शादियों में मैंने खुद यह मंजर देखा है। सच कहूं तो वह आपके काबिल नहीं है। मेरी बात सुनकर जवार भाई की आंखें हैरत से खुल गई। वह कहने लगे, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी शबाना। लेकिन मैंने इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा, मुझे गलतफहमी नहीं हुई। उसने जैसे दूसरों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया है, वैसे ही आपको भी फंसा लिया है। बेहतर यह है कि आप अम्मा की मर्जी की लड़की से शादी कर लें, ताकि आपकी जिंदगी जहन्नुम ना बने। मेरी बात सुनकर भाई ने अपने जज्बात पर बंद बांध लिया और कहने लगे, ठीक है, जैसे तुम्हारी और अम्मा की मर्जी। मैंने कभी अम्मा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं किया। यह कहते हुए उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। उनके चेहरे पर काफी तकलीफ के तासुरात थे, लेकिन मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। मेरा वह भाई जो मुझ पर जान नछावर करता था, वह अब हमेशा के लिए मेरा ही रहने वाला था।
मुझे यकीन था कि जब कोई और लड़की उनकी जिंदगी में शामिल होगी तो वह कभी उसे वह तवज्जो और वह हैसियत नहीं दे सकेंगे जो शायद जरीना बाजी हासिल कर लेती। उस दिन के बाद से भाई बिल्कुल खामोश हो गए थे। ना तो वह ज्यादा बात करते थे ना हंसते बोलते थे। कभी कभी मैं परेशान हो जाती थी तो अम्मा कहती थी चंद दिनों की बात है, मैं इसकी शादी करवा दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्हीं दिनों में जरीना बाजी की शादी तय हो गई और वह शादी होकर अमेरिका चली गई। बहुत झटपट में ही उनकी शादी हुई थी और जब वह अमेरिका गई तो अम्मा ने उस रोज भाई को बिठाया और कहा कि देख लिया ना वो कैसे परदेश जाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। उसने तो एक बार भी पलट के नहीं देखा और तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो। अब मैं तुम्हारी शादी जमीला से करवा रही हूँ जो मेरी दोस्त की बेटी है, बहुत ही अच्छी है। मैं रिश्ता डाल के आई हूँ, तुम चाहो तो एक बार मुलाकात कर लो। अम्मा की बात सुनकर भी जवार भाई के दिल को इत्मीनान नहीं आया। वह कहने लगे अम्मा मुझे किसी से नहीं मिलना, आपको शादी करवानी है आप करवा दें, मैं आपकी खुशी में खुश हो जाऊंगा। जवार भाई की तरफ से रजामंदी मिलते ही मैंने और अम्मा ने खूब झटपट शादी के इंतजामात किए और एक से बढ़ के एक खरीदारी की, लेकिन भाभी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। मैंने अपनी होने वाली भाभी से कहीं ज्यादा महंगा और कीमती तरीन जोड़ा बनवाया था। अच्छे पार्लर की बुकिंग भी करवाई थी। उनकी शादी के जोड़ों से कहीं ज्यादा भारी जोड़ा मेरा था। भाई ने भी मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे एक बड़ी रकम दी थी, जिससे मैंने खूब अच्छी तरह तैयारी करने के साथ साथ पार्लर की भी बुकिंग करवाई थी। मैं खूबसूरत भी थी, इसलिए इन तैयारियों के बाद और भी 4 चांद लग गए थे। लेकिन जो लड़की अम्मा ने भाई के लिए पसंद की थी वह बिल्कुल आम सी शक्लो सूरत की मालिक थी और सबसे बढ़कर यह कि गरीब घराने से थी। अम्मा ने हमेशा अपनी दोस्त की मदद की थी, इसलिए जमीला की माँ अम्मा के एहसानों तले दबी हुई औरत थी और अम्मा को यकीन था कि सारी जिंदगी जमीला और उसकी माँ हमारे आगे आवाज नहीं उठा सकेंगी। हम बहुत धूमधाम से बारात ले गए, सारा मोहल्ला देखता रह गया। अम्मा ने खर्चे में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, दुनिया दिखावे के लिए हर चीज की थी और खासकर बड़ी खाला को दिखा दिखा के सारी रस्में अदा की थी। फिर बारात का दिन आया और हर कोई मुझे देख के हैरान रह गया क्योंकि दुल्हन न होके भी दुल्हन ही लग रही थी। कुछ खानदान वालों ने तो दबे लफ्जों में मुझे जताया भी कि मैंने भाभी से ज्यादा कीमती जोड़ा पहन लिया है, लेकिन मैं इतराते हुए फिरती रही कि जवार भाई मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मेरी खाला की बेटी कहने लगी चंद दिनों की बात है, फिर देखना तुम्हारा जवार भाई कैसे बीवी को प्यारा होता है। उसकी बात सुनकर मैंने नफरत से उसे देखा और कहा कि खाम ख्याली है तुम्हारी, जमीला भाभी मेरे आगे टिक नहीं सकती। मेरे दिल में जमीला भाभी के लिए एक अनदेखा सा हसद पैदा हो गया था। मुझे उनसे नफरत हो रही थी। क्या वह हमारे घर में आकर जगह लेंगी और शायद भाई मुझसे ज्यादा उन्हें तवज्जो देंगे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। भाभी को रुखसत करवाकर हम घर लाए तो मैंने उन्हें भाई के कमरे में बिठाया और भाई का हाथ पकड़कर फरमाइश की कि मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। मेरी फरमाइश सुनकर भाई हैरान हो गए, कहने लगे अभी तो रात के 11 बज चुके हैं, हम कल चलते हैं। मैंने फौरन ही रोना शुरू कर दिया, अभी तो भाभी आई भी नहीं और आपने मेरी पहली ही फरमाइश पे इनकार कर दिया। पहले भी तो हम आइसक्रीम खाने जाते रहते हैं ना। भाई कहने लगे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी रात ज्यादा हो गई है और फिर तुम इतनी ज्यादा तैयार हो, ऐसे में हम बाहर कैसे जाएंगे। भाई की बात पर मुंह बना के एक तरफ बैठ गई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन से मेरे पास चले आए। अच्छा चलो बताओ कहाँ आइसक्रीम खाओगी। मैंने जानबूझ के दूर का आइसक्रीम पार्लर बताया। मैं नहीं चाहती थी कि वह अपने कमरे में जाए, मैं उनका सारा वक्त यहाँ वहाँ बर्बाद करना चाहती थी। मेरी उतरी हुई सूरत देखकर भाई ने मना ना किया बल्कि मुझे गाड़ी में बिठा के आइसक्रीम पार्लर के लिए निकल पड़े। मैंने आइसक्रीम पार्लर में जानबूझ के बहुत देर लगाई और बहुत आराम से आइसक्रीम खाती रही। फिर सफर भी देर का था, इसलिए हमें आते आते रात के 2 बज गए। उसके बाद भाई अपने कमरे में जाने लगे तो मैं उनके साथ ही उनके कमरे का रुख कर लिया और जाकर उनके बेड पर बैठ गई। मेरी इस हरकत पर भाई ने तो कुछ ना कहा, अलबत्ता जमीला भाभी ने अजीब नजरों से मुझे देखा। वो शायद भाई की मुंतजिर थी। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और अब तो भाई के साथ मैं भी कमरे में चली आई। मैं बैठ के भाभी का हाथ देखने लगी। कहा आपकी मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, कहाँ से लगवाई है यह।
मैंने जानबूझ के उनकी मेहंदी में ऐब निकाला था। मेरी बात पर वह पहले तो हैरत से मुझे देखने लगी, फिर कहने लगी अम्मा ने घर में ही किसी लड़की को बुलवा के मेहंदी लगवाई थी। जमीला भाभी थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी। जब भाई ने उन्हें शर्मिंदा होते देखा तो कहने लगे क्या हो गया शबाना, अच्छी खासी तो है मेहंदी, मुझे तो अच्छी लग रही है। भाई की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़े। मैंने हैरत से भाई को देखा कि वह कब से मेरे खिलाफ बात करने लगे, और वह भी अभी कुछ देर पहले आई लड़की के लिए, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, भाई कहने लगे रात बहुत हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ, अब तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल वलीमे की तकरीब भी है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर पार्लर भी जाना होगा। भाई ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं कमरे से बाहर तो निकल आई थी लेकिन अपना जलता हुआ दिल अंदर ही छोड़ आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ने इस तरह से मुझे कमरे से बाहर किया, बिना यह सोचे कि मैंने उनके साथ क्या किया था। मैं उल्टा भाभी से ही नफरत करने लगी। पाँव पटकते हुए अम्मा के कमरे में जा पहुंची। अम्मा जो अपने गहने संभाल के रख रही थी, मुझे देख के कहने लगी क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं हो तुम। मैंने अम्मा से कहा भाई ने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अम्मा मुस्कुरा के बोली बस चंद दिनों की बात है, उसके बाद देखना कैसे मैं जमीला को उसकी औकात याद दिलाती हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैं अम्मा की बहुत लाडली और चहीती थी, अब्बा की भी और भाई की भी, इसलिए अम्मा ने मुझे सीने से लगाया, प्यार किया और फिर अगले दिन वलीमे का दिन आ गया। मैंने पार्लर वाली को साफ लफ्जों में कह दिया था कि मुझे मेरी भाभी से ज्यादा अच्छा तैयार करना, और जो ब्यूटीशियन भाभी को तैयार कर रही थी उसे भी मैंने दबे लफ्जों में समझा दिया था कि मेरी भाभी मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन भाभी का यह सांवला दबता हुआ रंग ना जाने ऐसी क्या खासियत रखता था कि जरा सा तैयार होने पर भी वह बहुत खूबसूरत लगती थी, जबकि मैं गोरी होने के बावजूद भी वह कशिश नहीं रखती थी जो भाभी के चेहरे पर थी। ब्यूटीशियन ने भाभी से ज्यादा मुझे तैयार किया था, लेकिन खूबसूरती और निखार उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। उनकी आंखों में जो चमक थी वह मुझे जला रही थी। फिर भाई हमें पार्लर लेने के लिए आए तो उन्होंने आगे वाली सीट पर भाभी को बिठाया और पीछे का दरवाजा खोल के मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने गुस्से से भाई की तरफ देखा और गाड़ी में बैठ गई। भाई ने बेसाख्ता ही भाभी की तारीफ की तो मेरा दिल और भी जल के राख हो गया। मैंने फौरन से भाई की बात काटी और पूछा मैं आपको अच्छी नहीं लग रही या फिर नजर ही नहीं आ रही। मेरे अंदाज में इतनी जलन थी कि भाई चौंक गए। कहने लगे तुम तो हमेशा से ही बहुत प्यारी हो, अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा दिल रखने के लिए मेरी तारीफ कर रहे हो। मेरे दिल में हर लम्हा भाभी के खिलाफ नफरत बढ़ती चली जा रही थी, और फिर जब शादी की तकरीब में हर कोई भाभी की तारीफ करने लगा तो मुझे उनसे और भी ज्यादा नफरत हो गई। दिन गुजरने लगे और हर गुजरते दिन के साथ मेरे दिल में उनके खिलाफ मैल बढ़ता ही चला गया। भाई जब भी उनके करीब होते, उनके साथ कमरे में होते या वह दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने जाने की बात करते तुम किसी न किसी तरह उनके दरमियान में घुस जाती। ना मैं उन्हें उनके कमरे में तन्हा छोड़ती थी और ना ही किसी तकरीब और दावत वगैरह में। हर जगह मैं उनके साथ गई। कभी मेरी भाभी ने तो बुरा नहीं मनाया, लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मेरा होना उन्हें अच्छा ना लगता हो। भले वह लफ्जों से इजहार नहीं करती थी लेकिन उनके अंदाज से मुझे यह बात महसूस होती थी। फिर अम्मा ने सारे घर की जिम्मेदारी उन पर डाली तो उनका सजना संवरना खत्म हो गया। मैं खुद सारा दिन बैठ के टीवी देखती, अपना हर छोटा बड़ा काम भाभी से करवाती। भाभी ने कभी उफ ना की, वह सारे घर के साथ साथ भाई का भी ख्याल रखती। मेरे और अम्मा के सारे हरबे नाकाम रहे। भाभी ने कभी ना भाई से झगड़ा किया, ना मुझसे और ना अम्मा से, बल्कि धीरे धीरे उनके कदम मजबूत होने लगे। भाई उन्हें हमसे ज्यादा तरजीह देने लगे। तो मैंने और अम्मा ने मिलकर सोचा कि हमें अब भाई को भाभी के खिलाफ भड़काना चाहिए। एक दिन भाई ऑफिस से आए तो मैं रोते हुए उनके गले लग गई और भाभी की झूठी शिकायत की कि वह मुझसे घर के कामकाज करने को कहती है। यह सुनकर भाई को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मेरे लिए भाभी से झगड़ा भी किया, लेकिन भाभी ने तब भी मुंह से एक लफ्ज ना निकाला और खामोश रही। भाई के लिए मेरी मोहब्बत कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही थी। मैं अपने भाई को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी।
और यही वह एहसास था जिसने हमारे घर के माहौल तक को खराब कर दिया था। मैं अब हर छोटी बड़ी बात पर भाभी को बुरा भला कहती, भाई से उनकी सच्ची झूठी शिकायतें लगाती, जिसकी वजह से भाई अक्सर उनसे खफा भी हो जाते। लेकिन भाभी ने फिर भी कभी मेरे खिलाफ या मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। एक दिन बड़ी खाला हमारे घर आई तो उन्हें एहसास हो गया कि हमारे घर में क्या मामलात चल रहे हैं। उन्होंने मुझे तन्हाई में बुलाया और समझाने लगी कि अपने इकलौते भाई की जिंदगी खराब ना करो। तुम तो शादी होके चली जाओगी लेकिन उसका और उसकी बीवी का रिश्ता खराब हो जाएगा। बड़ी खाला की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, आप किस गलतफहमी में हैं? मैं अभी इतनी जल्दी शादी करके कहीं नहीं जा रही। और रही बात जमीला की तो ना जाने कैसे उसने भाई के दिल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन अब वह ज्यादा दिन इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि अम्मा और मैं उसे इस घर से निकाल के ही दम लेंगे। बड़ी खाला ने मुझे अफसोस से देखा, कहने लगी, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें अपने भाई की शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। बेचारी मासूम सी जमीला की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी। वह मुझे और अम्मा को बातें सुना के जा चुकी थी और मैंने ठान लिया था कि अब जमीला मजीद इस घर में नहीं रहेगी। उसने भाई के साथ साथ खानदान वालों को भी अपना गिरवीदा बना लिया था। हर किसी के आगे ऐसे बिछ जाती थी जैसे वह हमारे खानदान वालों को सदियों से जानती हो। फिर एक दिन मैंने जानबूझ के गली के एक लड़के को काम से आवाज देकर बुलाया और खुद दरवाजे पर जाने के बजाय पीछे हट गई और भाभी से कहा कि यह पैसे उसे दे दे कि मुझे कोने वाली दुकान से कुछ सामान मंगवा दे। भाभी को मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैं क्या करने वाली हूँ, इसलिए वह पैसे लेकर दरवाजे पर चली गई और उस लड़के के साथ खड़े होकर बात करने लगी। मैंने काफी सारी चीजें उन्हें बताई थी, इसलिए वह उसे समझाने लगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। भाभी उसके साथ मशरूफ थी और इतनी देर में मैंने अपने मोबाइल फोन से उनकी उस लड़के के साथ वीडियो बना ली। और फिर यह बात यही नहीं रुकी, बल्कि 2 दिन के बाद मैंने एक और लड़के को आवाज देकर बुलवाया जो गली के नुक्कड़ पर ही रहता था, और फिर भाभी को सामान का कहकर दरवाजे तक भेज दिया। भाभी उससे बात करने लगी और तब मैंने उनकी एक और वीडियो बना ली। इस तरह से मैंने 3-4 दफा भाभी की वीडियोस रिकॉर्ड की और फिर मौका देखकर एक दिन भाभी की शिकायत भाई से लगा दी और वह सारी वीडियोस यह कह के दिखाई कि वह सब भाभी के आशिक है जो उनसे मिलने के लिए आते हैं और वह दोपहर में तन्हाई का फायदा उठा के दरवाजे पर घंटों खड़ी रहती है। पहले पहल तो भाई को यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब इतनी सारी वीडियोस मैंने भाई के आगे रखी और भाई के पास देने के लिए कोई जवाब ना रहा तो भाई ने उन पर बहुत गुस्सा किया और उन्हें सख्ती से समझाया कि वह दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। मुझे लगा था कि भाई उन्हें तलाक दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भाई ने उन्हें सिर्फ डांटा और ऐसी किसी भी हरकत के लिए रोका। मेरा सारा मंसूबा एक बार फिर नाकाम हो गया। मगर इससे पहले कि मैं कुछ और करती, एक शाम अचानक ही हमारे घर में कुछ मेहमान आए। मुझे पता चला कि वह भाई की दोस्त की फैमिली है और वह मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। मैंने खूब हंगामा खड़ा किया कि शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने ही घर में रहना चाहती हूँ। यहाँ से मुझे हर तरह की आसानी और आसाइश हासिल थी। मेरा भाई मेरे मुंह से निकली हर फरमाइश पूरी करता था और मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस बार भाई ने मेरी एक ना सुनी और मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ ना कर सकी और 1 महीने बाद ही रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन शादी की रात ही मुझे अपनी हर गलती पे पछतावा होने लगा। जब मेरे शौहर से पहले मेरी दोनों नंदे मेरे कमरे में आई और उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जैसा मैंने अपनी भाभी के साथ किया था, बल्कि उनका सलूक तो शायद उससे भी बुरा था। उन्होंने मेरे मेकअप से ले मेरी मेहंदी तक को इंतहाई बुरा कहा और फिर मेरे गले में पहना हुआ जेवर मुझसे मांग लिया। मेरी बड़ी ननंद का कहना था कि यह जेवर उसका है जो सिर्फ चंद घंटों के लिए मुझे पहनने के लिए चढ़ाया गया था, और अब जब मैं पहन चुकी हूं तो उसका जेवर उसे वापस कर दो। यह सुनकर मैंने गुस्से और शर्मिंदगी के आलम में वह सेट उतार के अपनी बड़ी नंद के हवाले किया, तो छोटी नंद कहने लगी कि यह चूड़ियां उसकी है और उसके भाई ने उसे दिलाई थी, मुझे सिर्फ शादी में पहनने के लिए ही दी गई थी। मैंने गुस्से में वह इमिटेशन चूड़ियां भी उतार के उसके हवाले की, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी थी। वह दोनों मुझसे मेरा जोड़ा भी मांग रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने यह जोड़ा रेंट पर लिया है।
भला 2 घंटे की शादी के लिए लाखों रुपए कौन खर्च करता है। वह अपने भाई का पैसा जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने किराए पर जोड़ा हासिल करके मुझे पहनने के लिए दिया था और अब वह जोड़ा उन्हें वापस करना था। यह सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैंने अपनी शादी पर किसी और की उतरन पहनी थी जो अपने भाई से हर मौके पर फरमाइश करके महंगा तरीन जोड़ा बनवाया करती थी। अपनी भाभी की नित नई चीजों पर हक जताया करती थी। आज अपनी नंदों के आगे बेवकूफ होकर रह गई थी। मेरा न सिर्फ जेवर मेरी नंदों का था बल्कि जो जोड़ा मैंने पहना था वह भी किराए का था। ना चाहते हुए भी मैंने शौहर के कमरे में आने से पहले ही लिबास तब्दील करते वह जोड़ा भी अपनी नंदों के हवाले किया और वह दोनों मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने भाभी के दिल को कितनी ठेस पहुंचाई थी। उनके खूबसूरत दिन को अपनी कड़वी बातों से किस कदर जहर किया था। कुछ देर के बाद जब मेरा शौहर कमरे में आया और मैंने नाराजगी का इजहार किया कि आपने ना मेरे लिए जोड़ा खरीदा ना ही जेवर, सब कुछ उधार का था, तो वह आहिस्तगी से मुस्कुराए कहने लगे कि यह सब कुछ मेरी माँ और बहनों के हाथ में था और उन्हें लगा कि 2 घंटे की तकरीब के लिए लाखों रुपए जाया करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से किया। अगर मैं कुछ कहता तो गलत बात हो जाती। आज तक मैंने अपनी बहनों की हर बात सुनी है, इसलिए मैं उन्हें इस मौके पर नाराज नहीं करना चाहता था। जिंदगी रही तो मैं तुम्हें ऐसे 1000 जोड़े और 1000 जेवर बना दूंगा। मेरा शौहर मुझे धीमे से समझाने की कोशिश कर रहा था और मैं बस फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कहानी खुद मुझे दोहरा रही हो। मैं भी अपने भाई को ऐसी ही बातों में फंसाती थी और मेरी खातिर वह भाभी की ख्वाहिश और खुशियों को कुर्बान कर दिया करते थे। आज जब यही सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर धीरे धीरे सब कुछ वैसे ही होने लगा। मेरी नंदे मुझसे बहुत बुरा रवैया इख्तियार करती थी। मेरे शौहर से मेरी झूठी सच्ची शिकायतें लगाती और मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने की कोशिश करती। मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, जिसने भाभी के साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया था, लेकिन मेरे शौहर अपनी बहन की बातों में आकर मेरे साथ बुरा सलूक इख्तियार करते थे। मुझे बुरा भला कहता था वो। मेरे भाई को तो भाभी से मोहब्बत थी, इसलिए वह काफी हद तक भाभी को समझते थे, मगर मेरा शौहर क्योंकि मेरे लिए अनजान था और मैं उसके लिए, इसलिए वह मुझसे ज्यादा अपनी बहनों पर भरोसा कर रहा था। उसे लगता था कि मैं वाकई उसकी बहनों की दुश्मन हूँ, जबकि उसकी बहनों के आगे मेरी एक नहीं चलती थी। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल दी थी और मेरी सारी चीजों पर ऐसे हक जमाया जैसे वो उनकी हो। मैं अपने हालात से बहुत ज्यादा परेशान आ चुकी थी। एक दोपहर मेरी दोनों नंदे मेरे बिस्तर पर कब्जा करके सो गई और मुझे कमरे से बाहर बैठना पड़ा। इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं रोते हुए अपने घर पहुंच गई और मैंने भाई को सारी बात बताई। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर कहने लगे कि मैं खुद कामरान से बात करूंगा, तुम परेशान ना हो। ऐसे कैसे वह तुम्हें परेशान कर सकते हैं? अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं खुद कामरान से अच्छी तरह निपट लूंगा। भाई ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे एहसास दिलाया कि आज भी वह मेरे लिए मेरे बाप के जैसे ही थे। भाभी ने भी मुझे सीने से लगाया और समझाया कि छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते, कुछ वक्त की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरू में हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वह अपने घर और ससुराल में अपनी जगह बना ही लेती है। भाभी की बात सुनके मैं इंतहाई हैरान हुई। मुझे तो लगा था कि मेरे आंसू देखकर उन्हें खुशी होगी, वह मुझे बुरा भला कहेंगी और याद दिलाएंगी कि मैंने भी माजी में उनके साथ ऐसे ही किया था। लेकिन मेरी भाभी ने यह सब कुछ करने के बजाय मुझे सीने से लगा के तसल्ली दी और साथ ही अपने बड़ेपन का सबूत भी दिया। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने उनके साथ वाकई कितना बड़ा जुल्म किया था। उनकी शादी के शुरुआत के वह खूबसूरत दिन जो हर लड़की ख्वाबों और सपनों से सजाती है, मैंने अपनी गलत हरकतों से बर्बाद किए थे और सिर्फ भाभी को ही नहीं बल्कि अपने रवैयों से शायद भाई को भी तकलीफ पहुंचाई थी। उन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की थी और आज वही भाभी मेरे लिए स्टैंड लेने को तैयार थी। भाभी ने मुझे अपने एसी वाले कमरे में बिठाया, मेरे लिए शरबत बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह शरबत लेकर वापस आई तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे अपने सारे रवैयों की माफी मांगी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने अपने भाई को अपने करीब रखने के लिए उनके साथ कितना कुछ गलत किया था
और वह तो यह सब कुछ डिर्व भी नहीं करती थी, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अपने ससुराल में मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भाई ने कामरान को बुलाकर उनसे बात की तो कामरान को भाई की बात समझ में आ गई, मगर कामरान का कहना था कि इतनी जल्दी वह अपनी बहनों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी बहनों ने हमेशा उसके लिए कुर्बानियां दी है और उसकी बहनें ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, क्योंकि कामरान के वालिदैन ने सारा पैसा कामरान की पढ़ाई और कारोबार पे लगाया था। इसलिए कामरान को वक्त चाहिए था ताकि वह आहिस्ता आहिस्ता घर के मामलात को कंट्रोल कर सके। उसकी बात को समझते हुए भाई ने मुझे उसके साथ दोबारा वापस भिजवा दिया था और उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी कुछ बेहतर हो गई थी और मेरी नंदों की मुदाखिलत भी कुछ कम हो गई थी। अब मेरा अपनी भाभी के साथ रवैया बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं जान गई हूँ कि भाई की जिंदगी में मेरी अपनी जगह है और भाभी की अपनी। मेरा घर तो जन्नत बन गया है, लेकिन अब मेरा ससुराल मेरे लिए थोड़ा सा पेचीदा है। जब मेरी नंदों की शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुकून आ जाएगा, या शायद वक्त के साथ साथ वह भी समझ जाए कि उनके भाई की खुशी मेरी खुशी में है। अगर मैं खुश रहूंगी तो ही उनके भाई को खुश रख सकूंगी। मुझे लगता है कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं हमें वही हासिल होता है। मैंने हमेशा अपनी भाभी को भाई से दूर करने की कोशिश की, शायद इसीलिए बदले में मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ। हर रिश्ते की अपनी एक अलग हैसियत और अपनी एक अहमियत होती है। जब हम रिश्तों की हैसियत और अहमियत को आपस में मिलाने जुलाने की कोशिश करते हैं तो घरेलू जिंदगी का निजाम ऐसे ही दरहम बरहम हो जाता है। इसीलिए सही वक्त पे सब कुछ समझने और सही फैसला लेने की जरूरत है, जैसा मेरे भाई ने किया। एक मर्द को चाहिए कि अपनी माँ बहनों और बीवी के दरमियान तवाजुन का रिश्ता कायम रखे ताकि किसी को भी परेशानी न हो। जब मर्द यह तवाजुन कायम रखने में नाकाम हो जाता है तो घर की बुनियादें तक हिल जाती है और वह घर पूरी तरह से जमीन बोस हो जाता है।